नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओशाब के साथ। महाराष्ट्र के मुंबई से सटे मीरा रोड स्थित एक सोसाइटी में बकरीद के लिए बकरा लाने पर जमकर हंगामा हुआ। पूरा मामला जेपी इंफ्रा सोसाइटी का है। सोसाइटी के लोगों ने खूब बवाल किया। कभी हनुमान चालीसा पढ़ा तो कभी जय श्री राम के नारे लगाए गए। हालांकि घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। मिली जानकारी के मुताबिक मोहसिन शेख नाम के युवक ने बकरीद मनाने के लिए 2 बकरे खरीद कर घर ले आया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए से पूछताछ में अपने पूरे वसूली रैकेट के बारे में खुलासा किया है, जिसके मुताबिक वो लोगों को धमकी भरे कॉल करने के लिए उनसे करीब 2 करोड़ रुपए हर महीने लेता था। उसने यह भी बताया कि इसके अलावा अपना मकसद पूरा करने के लिए भी वो लोगों को धमकी देता था और उनसे फिरौती की रकम वसूलता था। लॉरेंस बिश्नोई का बहुत बड़ा खुलासा। एनआईए की पूछताछ में सामने आए बड़े राज। लॉरेंस के वसूली रैकेट का सबसे बड़ा सच। धमकी देने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है लॉरेंस। लोग खुद को ही धमकी देने के लिए लॉरेंस को देते थे पैसे। धमकी देने की लॉरेंस की फीस हर महीने 2 करोड़। जी हां, देश में एक्सटॉर्शन कॉल्स के बढ़ते मामलों पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कबूल किया है। वसूली रैकेट के सबसे बड़े सच से पर्दा उठाया है। एनआईए के सूत्रों ने दावा किया है कि पूछताछ के दौरान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने इस बात से पर्दा उठाया है कि कई बड़े लोग उससे खुद को फोन पर धमकी दिलवाते थे। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस ने यह भी बताया कि धमकी देने के बदले उसे हर महीने पैसे मिलते थे। लॉरेंस बिश्नोई को लोग खुद को धमकी देने के एवज में देते थे हर महीने पैसे, ताकि वो लोग गैंगस्टर लॉरेंस से मिली धमकी के आधार पर सरकारी सुरक्षा हासिल कर सकें। एनआईए के सूत्रों का कहना है कि धमकी देने के बदले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई उनसे करीब 2 करोड़ रुपए लेता था। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में उसने ये भी बताया है कि गैंग का खर्चा निकालने और नेटवर्क बढ़ाने के लिए भी वो कारोबारियों से वसूली करता है। और सूत्र बताते हैं कि सिर्फ 2 साल के भीतर ही लॉरेंस ने अपने गैंग के सदस्यों की संख्या 150 से बढ़ाकर 700 कर ली थी। पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने यह भी खुलासा किया है कि अब तक 6 से ज्यादा देशों में उसके नाम से भारत में कॉल किए जा रहे हैं और फिरौती की रकम वसूलने की कोशिश की जा रही है। इन देशों में कनाडा, फिलीपींस और मलेशिया प्रमुख हैं, जो पिछले 1 साल में वसूली का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे हैं। यही नहीं, सूत्रों का दावा है कि पूछताछ में लॉरेंस ने यह भी बताया है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश 4 अलग अलग जेलों में बंद गैंगस्टरों ने मिलकर रची थी। लॉरेंस बिश्नोई के खुलासे के बाद अब एनआईए ने उन लोगों की सूची बनानी शुरू कर दी है जो लॉरेंस से संपर्क करते थे या फिर जिन लोगों को लॉरेंस का गैंग पिछले 1 साल में निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए अमित पांडे की रिपोर्ट। आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई। दो 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा तय हो चुका है। पीएम मोदी ने भोपाल से 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया। 2024 का लोकसभा चुनाव परिवारवाद, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर केंद्र सरकार की कार्रवाई के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। वैसे तो पीएम के एजेंडे में गांव, किसान, मुसलमान और यूसीसी भी है, लेकिन परिवार और भ्रष्टाचार मेन एजेंडा है।
भोपाल में बीजेपी के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर चुन चुन कर हमला बोला। पीएम ने विपक्षी दलों पर परिवारवाद की राजनीति करने और अपने परिवार के कल्याण के लिए भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि पूरे विपक्ष ने 20 लाख करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष भ्रष्टाचार की गारंटी है तो बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी है। पीएम यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि घोटाला विपक्ष की गारंटी है तो घोटालेबाजों पर कार्रवाई बीजेपी की गारंटी है। जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का पूंजी घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक कांग्रेस के घोटाले से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कांग्रेस के घोटाले की हाथ का शिकार न हुआ हो। आरजेडी हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला। आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई, एक के बाद एक सजा घोषित करती चली जा रही है कि असल में ये विपक्षी दल किस चीज की गारंटी है, जानना चाहिए ना भाई। ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है? ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। सभी दलों की क्या मंशा है, उन दलों की असली पहचान 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी है। यही उनका इतिहास है। आप देखिए कि गांव में कोई अपराधी जब अपनी जेल में सजा काटकर गांव में आता है तो उसे लेकर क्या रवैया रहता है। वो लोग उसके पास जाते हैं और उसे जानने की उत्कंठा रहती है कि जेल कैसी होती है। जिनको खुद जेलने का डर होता है, अब पटना से बढ़िया जगह क्या हो सकती है। और आज हम देख रहे हैं कि कई लोग जो जमानत पर चल रहे हैं, जो घोटालों के आरोपी हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, ऐसे लोग उन लोगों से जाकर मिल रहे हैं जो सजा काट रहे हैं या जेल में से अनुभव लेकर के आए हैं। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है।
और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट करके कथित परिवारवादी पार्टियों की सूची जारी की और विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने अपील की कि अगर अपने बेटे बेटी पोते नाती अपने परिवार के बच्चों का भला चाहते हैं तो भाजपा को वोट कीजिए। पीएम ने भोपाल में बयान दिया, लेकिन बिहार में सियासी घमासान शुरू हो गया है। सुनिए किस तरह पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर हमला किया है। मोदी जी ने जनता के बीच 24 के लड़ाई के एजेंडे को सामने ला दिया है। एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियां जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद के पोषक हैं और जनता के शोषक हैं, और दूसरे ओर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। निश्चित तौर पर राफेल डील में हुए घोटाले की जांच होगी और जिन्होंने कमीशन खाया है जेल जाएंगे। शारदा नारदा चिट फंड के घोटाले के आरोपी जो तमाम लोग भाजपा में हैं, उनमें तो एक मुख्यमंत्री भी हो गए हैं, वो जेल जाएंगे। सैन्य सामग्री खरीद घोटाले, सेना का खाना खरीदने में भी घोटाला हुआ है, तो इसके जो दोषी हैं वो जेल जाएंगे। तो बौखलाहट तो होगी। इनको पता है कि अब जेल जाने की बारी 24 के बाद शुरू हो रही है। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, सबको पता है कि आपके वॉशिंग मशीन में जाते ही भ्रष्टाचारी शिष्टाचारी हो जाते हैं। चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो या अन्य लोग हों, आपने इन सारे भ्रष्टाचारियों को अपने वॉशिंग मशीन में शिष्टाचार का रूप दे दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी की यह घोषणा या वक्तव्य जुमलेबाजी के सिवाय कुछ भी नहीं है। परिवारवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार जैसे विषय पर बोलने का मोरल राइट बीजेपी के पास नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने दाएं बाएं देख ले। इसके बाबत कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह ही दिया है कि 2024 का जो चुनाव होगा ऐसे परिवारवाद, ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ ही होगा। तो एजेंडा सेट है और जनता को मालूम है कि ऐसे नेताओं के साथ जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, परिवारवाद की उपज हैं, क्या करना है। देखिए ना, 2024 के क्या मुद्दे होंगे ये देश की जनता ने तय किया है। प्रधानमंत्री जी बस उसके आवाज बने हैं। और प्रधानमंत्री जी को 2014 में जो मैंडेट मिला, देश की जनता ने जो प्यार दिया, वो भी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही था ना। आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई। बिहार में कई जिलों में मूसलाधार बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। किसानों के चेहरे खिल गए हैं। पूर्णिया और छपरा में झमाझम बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है। वहीं पटना और गोपालगंज में भी आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। और इस बीच बड़ी खबर वैशाली से, जहां तेज आंधी के कारण 35 फीट लंबा पीपा पुल बह गया। पीपा पुल के बह जाने के बाद राघोपुर प्रखंड के लोगों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। यह पुल जमींदारी घाट के पास बना था। पुल के बह जाने से लोग गंगा नदी नाव से पार कर रहे हैं। राघोपुर प्रखंड के 22 पंचायत के लोग सड़क मार्ग से हाजीपुर नहीं जा पा रहे हैं।
बता दें कि 20 जून तक इस पीपा पुल को खोल देना था, लेकिन अब तक पुल खोला नहीं जा सका था। तेज आंधी में पुल का 35 फीट का हिस्सा पानी में बह गया है। प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़े हैं सहयोगी। प्रफुल्ल, किस तरीके से यह जो पुल का हिस्सा है वो बह गया, क्या हालात है वहां? जी देखिए, पीपा पुल क्या है कि दियरा के जो लोग हैं और राघोपुर प्रखंड के खासकर जो लोग हैं उनके आने जाने का एक साधन हुआ करता है और फरवरी के महीने में इसे लगाया जाता है। 6 महीने तक इसकी सेवा जो है वो दियरा के लोग लेते हैं आवागमन के लिए। और जैसे ही बारिश शुरू होता है, गंगा नदी का जलस्तर जब बढ़ता है तो उसके बाद इसको खोल देना होता है। जो 15 जून तक उसका समय होता है, लेकिन इस बार 15 जून तक इसको नहीं खोला गया क्योंकि गंगा नदी का जो पानी है वो कभी कम है, इसलिए उसे खोला नहीं गया और आवागमन उस पर चल रहा था। इसी बीच जो है वो तेज आंधी आई और पुल का जो कुछ हिस्सा था लगभग 30-32 फीट का वो बह गया, जिसके कारण लोग उस पर फंस गए और आवागमन जो बाधित हो गया। वहां से लोगों ने छोटे छोटे नाव से किसी तरह पीपा पुल से लोग निकले, उसके बाद अपने गए। लेकिन अब उस इलाके के लगभग लाखों लोगों की जो के सामने जो है वो परेशानी अब यह है कि अगला जो 6 महीने का समय है और जो बरसात का समय आएगा तो उसमें उनका सहारा जो है अब सिर्फ नाव ही होगा, क्योंकि अगला जो कच्ची दरगाह से पटना होकर जो लोग राघोपुर से वैशाली आना चाहेंगे उनके लिए भी अब तारीख को जो है वो भी पुल खोल दिया जाएगा। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि पानी कम होने के कारण बड़ी जो नाव है उसका परिचालन नहीं हो पाएगा, तो छोटे छोटे नाव से लोग जो हैं वो आवागमन करेंगे। लेकिन उसमें भी एक रिस्क है कि छोटे नाव होने के कारण वहां उस पर ओवरलोड हो जाता है तो खतरे की आशंका बनी रहती है। साथ ही जो नाव के लोग हैं, जैसे ही पीपा पुल का परिचालन बाधित बंद होता है उसके बाद से नाव का जो किराया भाड़ा जो होता है प्रति व्यक्ति वो भी बढ़ा दिया था। तो कुछ कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब जो दियरा के लोग राघोपुर प्रखंड के जो राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के जो 22 पंचायत के जो लोग हैं, लाखों की आबादी है, वो प्रभावित हो गई है। और अब ये कल, हालांकि इस पीपा पुल जो बहा था उसको कल दुरुस्त कर लिया गया था, लेकिन अब इस पीपा पुल पर परिचालन नहीं होगा। बिल्कुल, तो परेशानी लोगों की बढ़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। गोपालगंज के गंडक नदी में सीजन का पहला पानी आ चुका है। कल तक ये नदी सूखी हुई थी, लेकिन आज गंडक नदी उफान पर है। वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी में पानी डिस्चार्ज किया गया है, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि अभी बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि गंडक नदी का जलस्तर सामान्य से नीचे है। गोपालगंज के मेहदिया गांव से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। गंडक नदी में इस सीजन का नया पानी भी आ चुका है। वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी में पानी डिस्चार्ज किया गया है। हालांकि डिस्चार्ज का लेवल है वो काफ़ी कम है, इस वजह से गंडक नदी में जो जल स्तर है वो धीरे धीरे अब बढ़ रहा है। आप तस्वीरों में देखिए, ये गंडक नदी की तस्वीर है, कैसे गंडक नदी में इस वक्त जो नया पानी है वाल्मीकि नगर बराज से चला है वो पानी पहुंच चुका है। और अगर जल स्तर की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 50,000 क्यूसेक के आसपास नदी में जो है पानी डिस्चार्ज किया गया है। इस वजह से गंडक नदी का जो जलस्तर का लेवल है वो काफ़ी कम है, लेकिन जो अभी गंडक नदी में पानी की लहरें हैं वो काफ़ी तेज़ है। इस वजह से यहाँ पे जो है बाढ़ का भी कोई खतरा नहीं है। यहाँ कुछ लोग हैं स्थानीय, इन लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। क्या गंडक नदी में पानी नहीं आ चुका है? आज 1 हफ्ता हो गया पानी आने लिए, ठीक है, लेकिन पानी बढ़ता रहेगा, पानी घटेगा नहीं। नौका पानी आने का मतलब हो गया कि मिट्टी आ रहा है पानी में, ठीक है। हाँ, यही बात है। अब पानी में मिट्टी आ रहा है? हाँ, बहुत मिट्टी आ रहा है। और जो है ना, पानी अभी भी बढ़ रहा है। तो बाद में तो बाढ़ का खतरा भी बढ़ेगा। हाँ, बहुत जोर खतरा होगा। देखिए ना, यहाँ ये बोरा वोरा बिछा आ जा रहा है तो ये पूरा भर जाता है। हाँ, बाद में भर जाता है। ये स्थानीय लोग हैं और बता रहे हैं कि जलस्तर में अब धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। ऐसे में जो निचले इलाके हैं उसमें पहले जलभराव होगा, उसके बाद बाढ़ की स्थिति होगी। हालांकि अभी जो जलस्तर है वो काफ़ी कम है, क्योंकि वाल्मीकि नगर बराज से डिस्चार्ज का लेवल काफ़ी कम है। इस वजह से फिलहाल कोई बाढ़ का खतरा नहीं है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। पूर्णिया में कल से ही मानसून की झमाझम बारिश हो रही है। यहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। वहीं किसानों ने खेती भी शुरू कर दी है। लोग अपने खेतों में धान का बिचड़ा गिराने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अभी अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना है। तो उसके अनुसार बारिश होने की संभावना बनी हुई है
और पूर्णिया में बारिश भी होने की संभावना है। साथ में अगर बारिश होती है तो हो सकता है कि थंडरिंग और बारिश के पहले और दौरान मतलब तेज़ हवा चलने की भी संभावना बनी हुई है।